अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं जो दुल्लत की किताब रिलीज़ होने वाली है जिस पे बहुत बवाल मचा हुआ है। पहली बात तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे क्या फारूक साहब उनकी किताब की बुक लॉन्च में जाएंगे। नहीं, वो नहीं जा रहे। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस वो उनकी बुक लॉन्च में नहीं जा रहे। दूसरा सवाल ये उठता है कि दुल्लत ने अपनी किताब में क्या लिखा है। दुल्लत ने अपनी किताब में ये लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उनसे 2019 में मिलते हैं और उनके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि आपने 370 जब हटा तो कम से कम हमसे पूछ तो लेते, हमसे बोल तो देते। आपने तो हमसे मशवरा तक नहीं किया, हमें बोला तक नहीं आप पे कि 370 हटना है। इसको बहुत सारे जो हमारे मुखालिफ हैं 2014 में जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके यहाँ तबाही की, उसको उछाल रहे हैं और कह रहे हैं फारूक साहब जो थे 370 के हटने के हक में थे। दुल्लत की किताब में लिखा है कि फारूक साहब ने कहा कि दुल्लत की किताब में लिखा है कि फारूक साहब ने कहा कि हमें पता नहीं था, कम से कम हमसे पूछ तो लेते। लेकिन दुल्लत साहब अपनी किताब में एक और चीज लिखते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। दुल्लत कहता है कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने उन्हें कहा कि हाँ हमें बोल तो देते, हमसे पूछ तो लेते, तो शायद फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो इस चीज का सपोर्ट करते और शायद उसको असेंबली के थ्रू पास कराते। अब मजाक की बात यह है कि किताब बेचने में जब आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, कभी बिजनेसमैन के उस चस्के में आपको फैक्ट्स याद नहीं रहते। 2019 में वो कहते हैं कि ये मीटिंग हुई, 2019 में वो कहते हैं कि असेंबली के जरिए शायद फारूक साहब पास करते। अरे दुल्लत साहब, असेंबली तो 2018 में ही खत्म हो गई थी। 2018 में जम्मू और कश्मीर की असेंबली जो है वो खत्म हो जाती है, तो असेंबली तो कोई थी ही नहीं जिस असेंबली में कुछ पास हो पाता। राइट एंड रॉन्ग को साइड पे करिए, सच्चाई और झूठ को साइड पे करिए, सही बात क्या है गलत बात क्या है उसको साइड पे करिए। कौन सी सियासी तंजीम जम्मू और कश्मीर की ऐसा कोई रेजोल्यूशन जम्मू और कश्मीर असेंबली में पास करेगी? वो तो पूरी जिंदगी उस पूरी जो सियासी तंजीम है उसका तो पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। कौन सी सियासी तंजीम ऐसा करेगी? तो फिर से दुल्लत साहब जो है अपनी किताब बेचने के चक्कर में कुछ आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर ऐसा ही स्टैंड था, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि ठीक है हमसे पूछ तो देते, हम शायद मदद करते, तो फारूक साहब को दिल्ली ने आर्टिकल 370 हटने के बाद 7 महीने जेल क्यों बंद रखा? जो ही फारूक साहब जेल में रहे, दिल्ली क्यों कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रही कि इनका क्या रवैया रहेगा, इनका क्या रवैया रहेगा? दिल्ली इतना डरी हुई क्यों थी फारूक साहब से? 7 महीने तक उन्हें जेल में बंद रखा गया, तो दिल्ली उन्हें छोड़ देती और कहती कि ये उसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो ही फारूक साहब जेल से निकलते हैं उसके बाद वो एक मूवमेंट 370 के लिए लॉन्च करते हैं पीएजीडी की सूरत में। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो तंजीम है जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है और सबसे बेहतरीन वकील जो है कपिल सिब्बल साहब, उनको वहां पे लाती है। और यही वो तंजीम है जो प्री 1953 स्टेटस क्या रेजोल्यूशन जम्मू और कश्मीर असेंबली में पास करती है जो ही ये यहाँ पे पावर में आती है। तो दुल्लत साहब, आपकी किताब बिके ना बिके, लेकिन झूठ तो आपने बहुत बेच लिए। साथ में एक सवाल मेरा महबूबा मुफ्ती जी और इल्तिजा मुफ्ती जी से होगा, क्योंकि वो जो है सबसे ज्यादा शोर वही मचा रही हैं। अगर दुल्लत साहब की हर बात सच है तो दुल्लत साहब ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बारे में क्या बोला है, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, आई थिंक दैट इज बीनीथ कंटेम्प्ट। वो तो मैं बोलूंगी भी नहीं। लेकिन जो उन्होंने दावा अपनी पहली किताब में किया है, वो पहली किताब में लिखते हैं कि आपकी जब 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया, उस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन से दिल्ली की सरकार इतना डर गई और दिल्ली इतना परेशान हो गई, उन्होंने कहा कि एक परमानेंटली हम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरह से इनका वोट तोड़ने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। और उसी सूरत में एक बहुत सीनियर एजेंसी की तरफ से पीडीपी जो है उसके लिए पैसे जमा किए गए और पीडीपी को बनाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि कभी किसी पार्टी की कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी ना आए और कोई पार्टी जो है कभी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी फुल मेजोरिटी में वापस ना आ पाए। यही वजह थी कि उन्होंने पीडीपी बनाई। तो क्या ये भी सच है? और अगर ये सच्चाई है तो कितने पैसे लिए थे उस वक्त आप लोगों ने? मुझे लगता है इन सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे।
मुख्तसरन मैं आखिर में बस एक बात कहना चाहती हूं कि पहली बार हुआ है, मुझे लगता है 1996 के इलेक्शंस के बाद, 1996 के इलेक्शंस को भी अब करीबन 30 साल होने को आए हैं ऑलमोस्ट, पहली बार 30 साल में इतनी लार्ज मेजॉरिटी जो है, इतनी लार्ज मेजॉरिटी से एक पॉलिटिकल पार्टी बैठी है जम्मू और कश्मीर असेंबली में, और न सिर्फ बैठी है, बैठ के जम्मू और कश्मीर असेंबली में उन्होंने बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया है। बीजेपी जिसके पास मोदी है, मसल है, मीडिया है, पावर है, सब कुछ है, उनको ऑपोजिशन में बिठाना कोई मजाक की बात नहीं था, मजाक की बात नहीं है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो इस लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त बनी हुई है, जो एक मजबूत चट्टान की तरह इस वक्त बैठी है और बीजेपी का मुकाबला असेंबली में कर रही है, उनको ऑपोजिशन में बिठाए हुए है, बहुत सारे लोगों को खड़ा किया जा रहा है इस तंजीम को कमजोर करने के लिए, इस तंजीम के खिलाफ लोगों के दिल में सवाल उठाने के लिए और इस तंजीम को तोड़ने के लिए, ताकि फिर से कभी जम्मू और कश्मीर से खुसूसन कोई मेजॉरिटी कभी बन ना पाए कि 1999 का ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन या 2024 का 1953 रेजोल्यूशन जैसी फिर से कोई रेजोल्यूशन कभी पास ना हो। आप समझिए ये बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है और फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कीजिए। नॉइज में फैक्ट्स के पीछे फैक्ट्स को न भूले, ये बहुत जरूरी है।